नमस्ते दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक पुस्तक पर। ये पुस्तक मैं आपको उसका चित्र दिखाता हूँ। ये पुस्तक है हवाओं की दस्तक। लिखा है इसको अनुराग चतुर्वेदी ने। अनुराग चतुर्वेदी हमारे उदयपुर शहर के रहने वाले हैं। नंद चतुर्वेदी के पुत्र हैं। नंद चतुर्वेदी बहुत बड़े कवि थे, साहित्यकार थे और समाजवादी थे। 11 जून 1954 में राजस्थान के उदयपुर शहर में अनुराग चतुर्वेदी का जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्याभवन स्कूल से हुई। फिर वो गुरु गोविंद सिंह स्कूल में भी पढ़े। एमए समाजशास्त्र में जेएनयू से किया। ग्रेजुएशन एमबी कॉलेज से की, एमबी कॉलेज उदयपुर से। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। धर्मयुग में पत्रकारिता शुरू की। धर्मयुग भारती जी उस समय संपादक हुआ करते थे और धर्मयुग से शुरू करके उन्होंने रविवार, संडे ऑब्जर्वर और महानगर दैनिक, सांध्य दैनिक था एक बम्बई में, उसके संपादक बने। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और केंद्रीय सेंसर बोर्ड के सदस्य भी रहे। इनकी पहली पुस्तक पृथ्वी गंधमयी यात्रा संस्मरण है, जो प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा हाशिए पर पड़ी दुनिया, पड़ाव और मंजिलें पुस्तक का संपादन भी आपने किया है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त सा परिचय मैंने आपको दिया उनका। उनका पीछे वाला, इस किताब के पीछे कवर पेज के पीछे वाला भाग भी मैं बताता हूँ। उसमें उनकी छोटी सी एक फ़ोटो है जो आपको दिख रही होगी। ये उनका मतलब चित्र है, अनुराग चतुर्वेदी। अब इस पुस्तक को ये भी है तो संस्मरणीय, पर ऐसे लिखा है इन्होंने कि चतुर्वेदी परिवार से जो भी संबंध रखता है उसके लिए ये पुस्तक खास है। खास इसलिए है कि इसमें उस चतुर्वेदी परिवार के सभी लोगों का किसी न किसी तरह से संबंध इस पुस्तक में छपा है। और पंचोली परिवार पंचोली मंजिल में रहते थे, पंचोली हाउस में रहते थे ये शुरू में, और विद्याभवन स्कूल जाते थे। तब से लेकर के नंद बाबू के परिवार के हर सदस्य का इसमें स्मरण किया है। चाहे उनके दादा दादी हों, नाना नानी हों, मामा मामी हों या मासा मासी हों, और भाई बहन, सभी का इसमें कुछ न कुछ उल्लेख है। न केवल उनका उल्लेख है बल्कि उनसे काफ़ी आत्मीयता भी बताई है। उनके ताऊ जी प्रकाश जी जो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे, उसके साथ उनको कवि सम्मेलन के आयोजन का बड़ा शौक़ था। नंद बाबू कवि सम्मेलनों में जाया करते थे और वहाँ पे कविताएं सुनाया करते थे। राम चाचा, मतलब नंद बाबू के 3 भाई थे, एक प्रकाश जी, नंद बाबू और तीसरे राम बाबू। तो राम बाबू जो है वो इनके मौसा जी भी थे। तो राम बाबू का चित्रण है, मौसा जी का भी उसी में हो गया, और एक मौसा जी और थे, उनका भी चित्रण है इसमें। और मासी जी, 2 मासी हैं तो दोनों का है, और बड़ी बहनों का भी है। और भरतपुर वाली बड़ी बहन है, एक कोटा में थी बड़ी बहन, उनकी बॉम्बे हॉस्पिटल में किस तरह से उनका इलाज हुआ, कैसे वो बॉम्बे हॉस्पिटल पहुँचे,
कैसे उनको अनुराग जी ने फैसिलिटेट किया उसके इलाज में, सब कुछ इसमें लिखा है। बड़े भाई अरुणदा अलवर में उनकी नौकरी थी, कैसे वहाँ रह कर के इन्होंने इंटरव्यू की तैयारी की और JNU पहुँचे ये। JNU से और कैसे मतलब पूरा इसमें चिट्ठा है। पंचोली हाउस में किराए के मकान में कई परिवारों के साथ रहते थे। रूरल इंस्टीट्यूट के क्वार्टर में कैसे शिफ्ट हुए, क्योंकि नंद बाबू फिर रूरल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चले गए थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रेलवे ट्रेनिंग, मतलब इनका रूरल इंस्टीट्यूट में हो गया था। तो वहाँ पर क्वार्टर्स मिले हुए थे, तो क्वार्टर्स में कैसे शिफ्ट हुए, क्वार्टर्स के पड़ोसी कौन कौन थे और उनके साथ कैसे संबंध थे उनको, ये सब उसमें है। इसी के साथ ये जो गुरु गोविंद सिंह स्कूल में पढ़ते हुए विद्यावान की कैसे याद किया जाता था, वो भी उन्होंने इसमें लिखा है। MB कॉलेज में पढ़कर JNU से समाजशास्त्री बन के निकले। उदयपुर में LLB की पढ़ाई शुरू की। राजस्थान दैनिक, जय राजस्थान दैनिक में पार्ट टाइम सेवा देने लगे और इसी बीच वो जो है विज्ञान मोदी जो मंत्री थे, सरकार बदल गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई, इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी, तो उनके साथ जो है पेड सेक्रेटरी हो गए। वो जो सरकार की में रहते हुए जो राजनीति चलती है वो सारी उसमें है। फिर विज्ञान मोदी को छोड़ करके बम्बई चले गए पत्रकारिता में अपना भाग्य आजमाने, और बम्बई में धर्मयुग में संपादक थे धर्मवीर भारती। वहाँ पे नंदजी के मित्र पुरुषोत्तम मंत्री के लड़के गणेश मंत्री असिस्टेंट संपादक थे या जो भी सलाहकार संपादक थे, जो भी थे वहाँ पे, वो वहाँ थे और उन्हीं की वजह से ये अनुराग चतुर्वेदी वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो गया और वो उनके साथ काम करने लगे। रहते भी गणेश मंत्री के साथ ही रहे थोड़ा सा। फिर इन्होंने इसमें ये सारी चीज़ें बताई है। नंद बाबू जो है धर्मयुग को कैसे छोड़ा, बीच में ही छोड़ने का प्लान बना, क्योंकि वो मकान जो थे कोलाबा और कुरला में वो बहुत छोटा था और नंद बाबू भी वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम छोड़ के उदयपुर आ जाओ। और उदयपुर में सुयश के स्कूल के ज़माने में वो कभी गिर गए थे और लगी थी, उससे उनकी दिमागी हालत थोड़ी गड़बड़ हुई, तो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने का निर्णय हुआ और प्रिंटिंग प्रेस लगाई भी और वो फिर बेच दी और इन्होंने स्कूली शिक्षक की परीक्षा दे करके वहाँ पे नौकरी कर ली। ये सुयश की कहानी है, ये भी इसमें सब है, इस किताब में ही है। फिर नंद बाबू ने बिंदु पत्रिका निकाली, साहित्यिक पत्रिका थी मंथली, उसके 4-5 अंक निकले, फिर शायद वो भी बंद हो गई, तो उसका भी पूरा चित्र इसमें किया है। फिर श्रीमती मतलब इंदौर सगाई के लिए के पहले मतलब लड़की देखने गए, क्षमा इनके पत्नी का नाम है, उसको देखने गए थे और कैसे वो वहाँ पहुँचे और उनके बड़े भाई की यहाँ देखी लड़की और फिर शादी के लिए हाँ कर दी, फिर दिल्ली में शादी हुई। ये सारे किस्से इसमें
उन्होंने बहुत ही तफसील से प्रकाशित की है। क्षमा जी के बम्बई आ जाने के बाद बहुत सारी जो जिम्मेदारियां थी वो उनके ऊपर चली गई, तो अनुराग जी काफ़ी अपने आप को मतलब फ्री महसूस करते थे कि थोड़ा वो भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक थी। लोकल ट्रेन से आवागमन होता था दोनों का। और कोलाबा में मकान ले लिया था इन्होंने। उसका काफ़ी विवरण है, कोलाबा का मकान का और कुर्ला के मकान का, दोनों ही मकानों का बहुत सारा विवरण इस। फिर सरकारी कॉलोनी में मकान शिफ्ट कर लिया, उसका भी वर्णन है इस किताब में। और यहाँ तक कि भोजन करने के बाद बोहरा बाजार में पान खाने जाते थे, उसका भी वर्णन है इसमें। फिर कैसे धर्मयुग छोड़ा, रविवार जो कलकत्ता से निकलता है, और वो मतलब राजनीतिक पत्रिका थी, उसमें ज्वाइन किया। और शायद हरिवंश जी का काफ़ी इसमें वो है। हरिवंश जी भी धर्मयुग में पहले काम करते थे। हरिवंश जी जो आजकल अपने राज्यसभा के सभापति हैं, उनके साथ इनका काफ़ी अच्छा दोस्ताना था, क्योंकि दोनों साथ साथ काम करते थे। और शायद छोड़ा भी धर्मयुग साथ साथ ही, और दोनों जो है संडे ऑब्जर्वर में चले गए। संडे ऑब्जर्वर रविवार में गए, रविवार से फिर संडे ऑब्जर्वर में गए, रविवार में भी काफ़ी समय तक साथ साथ रहे। तो ये सारा इसमें लिखा है। फिर इन्होंने उदयन शर्मा के साथ भी काम किया। उदयन शर्मा बड़े पत्रकार थे, चुनाव भी लड़े थे। और उदयन शर्मा के साथ इनका हल्का फुल्का टकराव भी हुआ था, ये भी इसमें इन्होंने मेंशन किया है। मतलब व्यवस्था को नीतिगत बातों को लेकर के, ऐसे कोई पर्सनल कोई टकराव नहीं था। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से आपने इंटरव्यू किया, उसका काफ़ी बड़ा विवरण है इसमें। और उसमें बताया कि कैसे एक बार बाल ठाकरे ने साक्षात्कार देने बुलाया था, फिर बातचीत हुई और मना कर दिया, कहा कि मैं किसी मुस्लिम के मैगजीन या पत्रिका अखबार के लिए इंटरव्यू नहीं देता हूँ। इन्होंने एमजे अकबर का नाम ले लिया था वहाँ पे। एमजे अकबर के शायद ग्रुप एडिटर थे, तो उनका नाम लिया और उसी से सॉरी वो भड़क गए और उन्होंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। अनुराग चतुर्वेदी ने अपनी चतुराई लगाई, कैसे चतुर्वेदियों का गुणगान किया और कहा कि शिवाजी महाराज को आगरा से निकाल करके हम चित्तौड़ के रास्ते से बम्बई लेके आए, महाराष्ट्र आए, और हमारे साथ तो इतनी जाति हुई और आप भी जाति करोगे हमारे साथ, तो ये ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने सारी बातों को सुनने के बाद इंटरव्यू दिया, और वो फिर कवर पे स्टोरी बना। इस पुस्तक में हाजी मस्तान, अरुण गवली जैसे डॉन से बातचीत का भी जिक्र है। रविवार का बंद होना, संडे ऑब्जर्वर में काम शुरू करना, उदयपुर दिल्ली की यात्राएं जारी रखना, और अनिल अंबानी से भेंट, हरिवंश जी का बिहार लौट जाना और प्रभात खबर शुरू करना, प्रभात खबर में संपादन,
और अनुराग जी का संडे ऑब्जर्वर छोड़ करके महानगर हिंदी के प्रबंधक मतलब संपादक होना, ये सारी बातें इसमें विस्तार से बताई है। और इसी से पता लगता है कि वो कितना मतलब उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। कोई बहुत आराम से सब चीज़ें मिल गई हो ऐसा नहीं है। महानगर में महानगर महाराष्ट्र मराठी भाषा में भी निकलता था। और ये जो है इनका निखिल वागले इसके संस्थापक या संपादक जो भी थे वो निखिल वागले और उनकी पत्नी, दोनों ओर से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। और ये लिखते हैं कि उसमें मतलब निखिल वागले ने कभी भी संपादकीय कामों में हस्तक्षेप नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। और निखिल वागले बम्बई में मतलब सेक्युलरिज्म के लिए लड़ने वाला, समाजवाद के लिए लड़ने वाला एक चेहरा था, जो अपने अखबार के से ये सारी चीज़ें कर रहा था। उनके साथ इनके बहुत ही स्नेहपूर्ण रिश्ते रहे। और फिर उन्होंने राजनीतिक हस्तियों से भी काफ़ी लोगों से संबंध बनाए और इंटरव्यू भी किए उनके। और चंद्रशेखर जी हैं, जैसे तीनों प्रधानमंत्री जैसे चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, तीनों से बहुत अच्छे इनके रिश्ते रहे, खासतौर से चंद्रशेखर से। और नीतीश कुमार के साथ भी काफ़ी बातचीत इनकी होती थी। और एक बार नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, उनके साथ स्पेशल ट्रेन से उदयपुर आए थे। ये मुझे भी याद है कि उस समय दोनों जने एक ही ट्रेन में साथ आए थे और वापस गए। तो ये भी मतलब इसमें दर्ज है इस किताब में। और फिर एक रेल विभाग का हरा पास मिलता है, जिससे फ्री सेकंड एसी में फ्री यात्राएं होती है, उसका भी जिक्र है इस किताब में। और उसके बाद यात्राएं काफ़ी बढ़ गई, ये भी है। चंद्रशेखर के साथ रिश्तों की मधुरता का श्रेय जेएनयू के मित्र दिग्विजय सिंह का उल्लेख इसमें प्रमुखता से है। जब राजनीति के धुरंधरों की बात शुरू हुई है तो उनके अधिकतर संबंध समाजवादी विचार के नेताओं के साथ रहे। ऊपर हमने दिग्विजय सिंह का उल्लेख किया। उसके साथ ही इसमें नीतीश जी के साथ स्पेशल रेल, जिसका मैंने बताया आपको, स्पेशल ट्रेन से जो है उदयपुर आए और यहाँ कोई इंस्पेक्शन वगैरह था वो करके वापस गए। बनारस विश्वविद्यालय के छात्र नेता, बल्कि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे शायद, मोहन प्रकाश जी का विधायक बनना, राजाखेड़ा से विधायक रहे। फिर वो जनता दल छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी में के विभिन्न पदों पर रहते हुए भी, और बहुत ऊंचे पदों पर महामंत्री वगैरह रहे, राष्ट्रीय मंत्री और महामंत्री रहे वो। और कई प्रदेशों के वो प्रभारी भी रहे। उसके बाद भी बहुत सादगी से रहते थे वो। इसका इसमें खासतौर से उल्लेख किया गया है कि मोहन प्रकाश जो है अपने ज़िंदगी में बहुत ही सादगी से वो रहे हैं। जबकि उनकी जैसी स्थिति वाले लोग जो प्रभारी होते हैं किसी भी स्टेट के, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त उनका प्रभाव वो होता है। लेकिन ऐसा मोहन प्रकाश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और मोहन प्रकाश जी की भाषण शैली तो कमाल की है, वो तो है ही। वो तो उसके तो हम भी चश्मदीद गवाह। नीतीश कुमार के रेल मंत्री बनने से लगाकर मुख्यमंत्री बनने और फिर 2009 में दिग्विजय सिंह के का और जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट काटने तक के बहुत सारी किस्से इसमें दर्ज हैं। और दिग्विजय सिंह 2004 में जीते थे, 2009 का टिकट नहीं दिया उनको। और फिर वो जो है
निर्दलीय लड़े और जीते। समता पार्टी का एक अधिकार नीतीश कुमार ने दोनों की टिकट काट दिए जॉर्ज के, और एक तरह से वो अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे समता पार्टी में, इसलिए वो ये सब चालें चल रहे थे। लेकिन बाद में शरद यादव को भी काट दिया था, आपको ध्यान हो तो नीतीश कुमार ने मतलब पार्टी पे कब्जा करने के लिए बहुत सारे लोगों की राजनीतिक हत्याएं तो की है। मधुलिमय द्वारा सिंचित बांका से ही दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ते थे, और समाजवादी धारा को दिग्विजय सिंह ने कैसे आगे बढ़ाया और बांका के पर्याय बन गए दिग्विजय सिंह, इन सब का उल्लेख है इस किताब। और दिग्विजय सिंह का तो ज़्यादा ही उल्लेख है थोड़ा। बांका से दिग्विजय सिंह का 4 बार चुनाव लड़े, 2 बार हारे, 1 बार निर्दलीय जीते। दिल्ली में 15 लोधी स्टेट में दिग्विजय सिंह MP रहते थे, वहाँ के किस्से भी इसमें दर्ज हैं। और बिहार के गिद्धौर की और दिग्विजय सिंह की चर्चा बहुत है। इस पुस्तक में गिद्धौर स्वास्थ्य फाउंडेशन के कामों का उल्लेख भी विस्तार से है। लंदन में दिग्विजय सिंह की अचानक मौत और बाद में उपचुनाव में दिग्विजय सिंह की पत्नी प्रतुल कुमारी का चुनाव में खड़े होना और जीतकर सांसद बनना, चुनाव में भागीदारी करने का पूरा किस्सा इसमें दर्ज है। और उस चुनाव में अनुराग चतुर्वेदी ने बहुत एक तरह से संयोजक का काम ही किया। हालांकि वो बाहर से गए हुए थे, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बिठा करके उस चुनाव का पूरा हैंडल करने का काम अनुराग चतुर्वेदी ने किया। ये उस किताब में भी लिखा है। मंडल आयोग लागू करवाने के दबाव के साथ साथ शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, चौधरी देवीलाल सबके साथ पत्रकार रहते हुए अपने अनुभव साझा किए हैं। 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस के हाथों में हथकड़ी होते हुए भी भानुकुमार शास्त्री जी, जो उदयपुर से जनता पार्टी के सांसद उम्मीदवार थे, उनके लिए कैसे अपील पे दस्तखत करवाए। 2 दिन से प्लानिंग की, पहले पता लगाया कि कब उनकी पेशी है। 30 हजारी कोर्ट में पेशी थी। पेशी पर जब जॉर्ज गए तो वहाँ पर ये लोग भी पहुँचे और जॉर्ज साहब से वो अपील पे साइन करने का आग्रह किया। उन्होंने साइन किए और उस अपील को उदयपुर के लोगों में बड़ी संख्या में छाप करके बांटा और भानुकुमार शास्त्री को जिताने के लिए काम किया। जबकि कालूलाल श्रीमाली विद्याभवन के ही सदस्य थे, मतलब नंदबाबू के साथ ही काम करते थे एक्चुअली, ये कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ भानुकुमार शास्त्री के चुनाव में उन्होंने काम किया और कालूलाल श्रीमाली को हराया। पत्रकारिता ने अपने आप को सामाजिक कार्यों में स्थानांतरित करने का, एक NGO बनाने का, और इस पुस्तक में अपने पिता नंदबाबू, माता पत्नी श्रीमती क्षमा जी का उल्लेख विशेष तौर पर, या कहूँ कि पग पग पर होता है। इसके बाद पत्रकार से राजनेता बने हरिवंश, पूर्व मंत्री सांसद दिग्विजय सिंह, गिद्धौर स्वास्थ्य फाउंडेशन, उल्लेख विस्तार से है। एक बात और जो मुझे लगी इस पुस्तक में, बाल ठाकरे, हाजी मस्तान, अरुण गवली, अनिल अंबानी जैसे से बातचीत के उल्लेख तो हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता या मंत्री, सांसद या भाजपा के किसी बड़े नेता से साक्षात्कार या बातचीत का कोई वृत्तांत का उल्लेख इसमें नहीं है। कोई उनसे अनौपचारिक बातचीत हुई हो तो वो भी इसमें मेरे को तो नहीं दिखा, कम से कम मैंने जितना पढ़ा है इसमें। विक्रोली के मकान का भी बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है। विक्रोली ने मकान बना लिया, मतलब वो फ्लैट ले लिया, उसमें रहने लगे, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इसमें इस पुस्तक में उल्लेख नहीं है। खैर जो भी हो, पुस्तक बड़ी रोचक है, शुरू करो तो पढ़ते ही चले जाओ जब तक खत्म न हो।
वैसे मैंने कुछ पात्रों का ही वर्णन कर पाया। वैसे इस पुस्तक के पात्र अनेक हैं और सबका महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मुरली भाई, जितेंद्र आर्य, जयदेव, दीपक भाई, डॉक्टर उषा पारेख, कुर्बान अली, रामदास, ओम थानवी, प्रदीप गिरी, विश्वनाथ सचदेव, पाठक जी। जैसे पाठक जी का तो अकाउंट्स का मामला था, तो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जिन पर अनुशासन ने अपनी कलम चलाई है। पुस्तक का प्रकाशन राधा कृष्णन प्राइवेट लिमिटेड, जगतपुरी, दिल्ली ने किया है। 360 पृष्ठ की पुस्तक पेपर बैक में इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है। अमेजन पे उपलब्ध है और इसका बहुत ही सुंदर कवर पृष्ठ है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, फिर बताता हूँ एक बार। ये इस पुस्तक का कवर पृष्ठ है। तो ये इस पुस्तक के बारे में मोटी मोटी बातचीत जो मैं समझ पाया। हालांकि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं तो मजदूर आदमी हूँ और साहित्य से मेरा बहुत दूर दूर का भी लेना देना नहीं है। पर फिर भी इस पुस्तक को पढ़ कर के मैंने जो कुछ समझा वो मैंने सोचा कि वो आप सबके सामने रखूँ, इसलिए। और पुस्तक पे हम हर हफ्ते चर्चा करते ही हैं, तो आज भी शुक्रवार है, शुक्रवार को हम चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा इसलिए मैंने की। अब आप बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको कोई प्रश्न करना है तो वो भी आप करें। कोई अलग से किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें लिखें, हम उसकी कोशिश करेंगे। इसी पॉइंट पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।